वीडियो को लाइक करें। इस चैप्टर से आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी केवल दो ही प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और तीन तीन नंबर के प्रश्न होंगे। तो हम दोनों तरह के प्रश्नों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर अपना वो है अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड को क्या कहा जाता है, जैविक खेती का जनक कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है अपना वो है जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर वो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न। किसने किया था, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने किया था। ये मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था। आगे हम बात करें अगला और तीसरा प्रश्न है बायोडायनामिक खेती की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो इसका जो राइट आंसर वो है डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर। यानी बायोडायनामिक खेती जैविक खेती का ही प्रकार है जिसकी अवधारणा डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है भारतीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये कहाँ स्थित है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है NMSA का पूरा नाम है। NMSA का पूरा नाम है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। NSMA का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। आगे हम बात करते हैं सातवें प्रश्न पर। तो अपना जो सातवां प्रश्न है वो है RKVY का पूरा नाम है। देखो PKVY का पूरा नाम 2020 में पूछ लिया गया है, तो RKVY का वो की बार पूछ सकता है। अगर हम RKVY की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आगे हम बात करें भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्ता या जिंक, जिसकी 47% मृदाओं में कमी पाई जाती है। ये तुम्हारा बोर्ड का मॉडल पेपर है, उसमें ये प्रश्न दे रखा है। आगे हम बात करें 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है 0.5%। अगला 10वां प्रश्न है राजस्थान में पाई जाने वाली केंचुए की प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर है आइसिनिया फोइटिडा। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस रंग के केंचुए पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है लाल। अगली अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है, ये भी मैंने मॉडल पेपर में दिया है। तो इसका राइट आंसर है 60 दिन। यानी वर्मी कंपोस्ट बनने में कितने दिन का समय लगता है, 60 दिन का समय लगता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केंचुए मृदा में किस हार्मोन का स्राव करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सिन। पादप वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, जिसका केंचुए मृदा में स्राव करते हैं। अगला और 14वां प्रश्न है हरी खाद बनाने में कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है। तो हरी खाद बनाने में अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों का उपयोग करते हैं, जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग आदि। अगला प्रश्न है VAM का पूरा नाम क्या है। VAM का पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बोसेक्युलर माइकोराजा। 2019 में बोर्ड के एग्जाम में 12th में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि नहीं दो परभक्षी कीटों के नाम लिखिए। अब परभक्षी कीट आपको बताने तो दो ही परभक्षी कीट आपकी किताब में दे रखे हैं, एक क्राइसोपिड्स, दूसरा कॉक्सिनेला। क्राइसोपिड्स और कॉक्सिनेला। आगे हम बात करें 17वां प्रश्न अदलहनी फसलों में किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना इसमें अदलहनी पूछा है, दलहनी नहीं पूछा है। अगर हम अदलहनी की बात करें तो इसमें आते हैं एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। आगे हम बात करें अगला प्रश्न 18वां प्रश्न धान में कौन से जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है नीलहरित शैवाल एवं एजोला। धान में कौन कौन से जैव उर्वरकों का अपन प्रयोग करते हैं, एक तो नीलहरित शैवाल जिसको हम BGA कहते हैं और एक एजोला का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें 19वां प्रश्न फसल कटाई हेतु सर्वोत्तम समय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तुम्हारे में चंद्रयान दे रखा है, उसमें दे रखा है 12th में। तो इसमें अगर हम बात करें तो अमावस्या, जो फसल कटाई हेतु सबसे उत्तम समय होता है वो अमावस्या होता है। आगे हम बात करें एपिकोर्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। ये भी काफ़ी टफ प्रश्न है, ये जो आपने कीट दे रखे हैं कीटों के भौतिक नियंत्रण में दे रखा है। तो गन्ना, अगर हम एपिकोर्निया की बात करें तो इसका उपयोग गन्ने की फसल में किया जाता है। आगे हम बात करें धान के खेत में एजोला की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1.5 टन प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है हरी खाद के लिए ढैंचा की प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर ली जाती है। इस तरह का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है। तो अगर हम ढैंचा की बीज दर की बात करें तो ये होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला और 23वां प्रश्न है कीटनाशी गुण वाली किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए। कीटनाशी गुण वाली किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए। तो ये है तुम्हारी जो नीम, तंबाकू, लहसुन और करंज। ये चारों ही ऐसी फसलें हैं जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी
होती हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एनपीवी का पूरा नाम क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनपीवी अब की बार आ सकता है। तो अगर हम एनपीवी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये कीट नियंत्रण की एक विधि है। यह हमारे 1 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं जो 3 नंबर वाले प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है जैविक खाद क्या है, इसका मृदा में महत्व लिखिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, जैविक खाद क्या है, इसका मृदा में महत्व लिखिए। जैविक खाद की सबसे पहले बात करें, वह खाद जिसमें जीव जंतुओं एवं फसलों के अवशेष पाए जाते हैं जैविक खाद कहलाती है। जैविक खाद सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थूल जैविक खाद यानी वह जैविक खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक एवं पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे गोबर खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। दूसरा सांद्रित जैविक खाद, वह खाद जिसमें पोषक तत्व अधिक और कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे खलियाँ, रुधिर चूर्ण, गुआनो, हड्डी का चूरा आदि। अब हम बात करें जैविक खाद का महत्व क्या है, तो एक तो जैविक खाद से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। दूसरा जैविक खाद से जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा मृदा पीएच संतुलित रहता है। चौथा मृदा सूक्ष्म जीव क्रियाशील रहते हैं। पांचवा अगर हम बात करें तो मृदा ताप नियंत्रित रहता है। ये हो गए हमारे जैविक खाद के महत्व। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है वो है गोबर खाद क्या है, इसके अवयव एवं विधियों के नाम लिखिए। गोबर खाद क्या है, इसके अवयव एवं विधियों के नाम लिखिए। अब हम गोबर खाद की बात करें तो ऐसी खाद जिसमें घरेलू पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी अपशिष्ट पाए जाते हैं गोबर खाद कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि घरेलू पशुओं के अपशिष्टों से तैयार खाद गोबर खाद कहलाती है। अब हम अवयव की बात करें तो गोबर खाद के 3 अवयव होते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है अलग से, जैसे गोबर, मूत्र और बिछावन। गोबर खाद में 3 अवयव पाए जाते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। आगे हम बात करें बनाने की विधियाँ। गोबर खाद बनाने की तुम्हारे में 2 विधियाँ दे रखी हैं, वैसे कई विधियाँ हैं। एक प्राकृतिक विधि, इस विधि में गोबर खाद बनाने के लिए गोबर, मूत्र एवं बिछावन फसल अवशेषों को एक जगह एकत्रित किया जाता है। यह ढेर सड़कर 5 से 6 माह में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी एक दे रखी है तुम्हारे में ट्रेंच विधि। इस विधि का आविष्कार डॉक्टर CN आचार्य द्वारा किया गया। इस विधि में खाद तैयार करने के लिए उचित आकार का आयताकार गड्ढा बनाते हैं जिसमें गोबर, मूत्र, बिछावन एवं फसल अवशेषों की परत बना देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनकर तैयार हो जाती है। यानी गोबर खाद बनाने की 2 विधियाँ हो गई। एक तो प्राकृतिक विधि जिसमें हम एक जगह कूड़ा करकट इकट्ठा कर देंगे तो उससे खाद तैयार हो जाएगी। दूसरी ट्रेंच विधि होगी जिसमें उचित आकार का गड्ढा बना करके खाद तैयार की जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसे बनाने की विधि एवं लाभ लिखिए। वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसे बनाने की विधि एवं लाभ लिखिए। अब वर्मी कंपोस्ट आप सब लोग जानते होंगे, केंचुओं द्वारा मृदा एवं कृषि अपशिष्टों को खाकर तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसे बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम समतल, छायादार एवं ऊंचे स्थान का चुनाव करते हैं। यानी ऐसे स्थान का चुनाव करेंगे जो समतल हो, छायादार हो, ऊंचा हो। इसके बाद लगभग 40 फीट लंबी एवं 3 से 4 फीट चौड़ी बेड बनाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी को इकट्ठा करके 40 फीट लंबी और 3 से 4 फीट चौड़ी एक बेड बनाएंगे। इसके बाद बनाई गई बेड के तली में घास एवं कृषि अपशिष्टों की परत बनाते हैं तथा बेड को ऊपर तक कच्ची गोबर से भर देते हैं। इसके ऊपर घास डाल देते हैं। इसके पश्चात इसमें केंचुए छोड़ देते हैं। इस तरह 60 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाती है। जनरल सी बात है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्थान का चुनाव, उसके बाद बेड बनाएंगे जो 40 फीट लंबी होगी, 3 से 4 फीट चौड़ी होगी और लगभग 1 मीटर गहरी होगी। उस बेड में नीचे कृषि अपशिष्ट डालेंगे, उसके बाद कच्ची गोबर एवं पशुओं के अपशिष्ट डालेंगे, उसके बाद उसको ऊपर तक भर देंगे और केंचुए छोड़ देंगे। इसके पश्चात 60 दिन में खाद बन करके तैयार हो जाएगी। आगे हम बात करें वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ये अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे में 2 नंबर का प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, केवल 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो अलग से वो पूछेगा नहीं। जैसे मृदा उर्वरकता में वृद्धि होती है। दूसरी अगर हम बात करें मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ती है। तीसरी अगर हम बात करें मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। चौथी अगर हम बात करें खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होता है। 5वीं अगर हम बात करें गोबर खाद की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन मिलती है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो इसमें गोबर खाद की अपेक्षा 3 गुना अधिक नाइट्रोजन और 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसिटिस पाए जाते हैं। आगे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं वर्णित कीजिए। जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं वर्णित कीजिए।
तो जैव उर्वरक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक और एक फास्फोरस प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। अगर हम नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरकों की बात करें तो इन्हें 3 भागों में सामान्यतः हम बांटते हैं। जैसे राइजोबियम, ये जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाते हैं, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकृत करते हैं। दूसरा एजिटोबैक्टर, ये जीवाणु बिना दलहनी फसल जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर बचत करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एजिटोबैक्टर द्वारा मृदा में कितने % नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, तो 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे हम बात करें एजोस्पाइरिलम, यह जीवाणु राई, बाजरा तथा ज्वार के पादपों की जड़ों के साथ साथ रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आगे फास्फोरस प्रदान करने वालों की बात करें तो इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक फास्फोरस घोलक जीवाणु, यह जीवाणु मृदा में अघुलनशील नाइट्रोजन एवं फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करते हैं, जिससे पौधों को फास्फोरस की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी जैसे हमने डीएपी का उपयोग किया खेत में, तो डीएपी कैसी होती है, कठोर होती है, उस डीएपी को द्रवित रूप में बदलने का कार्य किया जाएगा, वो फास्फोरस घोलक जीवाणुओं के द्वारा किया जाएगा। आगे दूसरे होते हैं माइकोराइजा, यह पादप की जड़ों और कवकों के मध्य सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध में कवक पादपों को फास्फोरस प्रदान करते हैं तथा बदले में पादप से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे हुई एएम, यानी वेसिक्यूलर, आर्बोसेक्यूलर, माइकोराइजा। 4 प्रश्न हो गए अपने ऐसे। आगे अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, तो 5वां प्रश्न सबसे सिंपल है, हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद वाली फसलों की आवश्यक गुण लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। अगर हम हरी खाद की बात करें सबसे पहले, तो मृदा तैयार करने से पूर्व कम अवधि वाली फसलें उगाकर पुष्प पाने की अवस्था पर मृदा में मिलाकर तैयार खाद को हरी खाद कहते हैं। यानी जब हम कम अवधि वाली फसलों को उगा करके पुष्प पानी की अवस्था पर मृदा में मिला देते हैं, तो उससे जो खाद तैयार होती है वो क्या कहलाती है, हरी खाद कहलाती है। अब अगर हम हरी खाद वाली फसल के आवश्यक गुणधर्मों की बात करें, तो एक तो फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, फसल में पत्तियों व शाखाएँ अधिक होनी चाहिए, फसल की वानस्पतिक भाग मुलायम होनी चाहिए, फसल गहरी जड़ों वाली होनी चाहिए, फसल दलहनी होनी चाहिए, फसल को कम पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए, फसल कम अवधि की होनी चाहिए और फसल में रोग और कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, हरी खाद वाली फसल के आवश्यक गुणधर्म हो गए। आगे हम बात करें अगले और 6वें प्रश्न की, तो अगला और जो अपना 6वां प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिकाऊ खेती से क्या अभिप्राय है, टिकाऊ खेती का सिद्धांत एवं घटकों के नाम लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टिकाऊ खेती से क्या अभिप्राय है, टिकाऊ खेती का सिद्धांत एवं घटकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम टिकाऊ खेती जान लेते हैं। वह कृषि पद्धति जिसमें पर्यावरण एवं जीवों को बिना हानि पहुंचाए कृषि संसाधनों का सफल प्रबंधन किया जाता है, टिकाऊ खेती कहलाती है। यानी सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसी खेती पद्धति जिसमें फसलों, जीवों एवं पर्यावरण को न्यूनतम हानि होती है, टिकाऊ खेती कहलाती है। अगर हम टिकाऊ खेती के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में हमें पर्यावरण संरक्षित कृषि क्रियाओं का समावेश करना चाहिए, खेती की नई तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और कम लागत वाले संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। आगे हम बात करें टिकाऊ खेती के घटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी घटक दे रखे हैं तुम्हारे में 10 से 12 किताबों में, लेकिन मैंने यहाँ 4 ही घटक लिखे, जैसे फसल विविधीकरण, आनुवांशिक विविधता, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन, आप अभी लिख सकते हो यहाँ से समन्वित सिंचाई प्रबंधन, और भी कई सारे यहाँ पॉइंट बन जाते हैं। जैसे अगर हम आगे बात करें, अब लास्ट जो प्रश्न अपना 7वां प्रश्न है, कीट नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन कौन सी हैं समझाइए। कीट नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन कौन सी हैं समझाइए। तो कीटों के जैविक नियंत्रण की निम्न विधियाँ हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें रीढ़धारी जीव, कुछ रीढ़धारी जीव जैसे मछली, सर्प, मेढक, पक्षी आदि कीटों को पकड़कर भक्षण करते हैं। जैसे चने में फली छेदक को नियंत्रण करने के लिए मांसाहारी पक्षियों को छोड़ा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें परभक्षी कीट, ऐसे कीट होते हैं जो दूसरे कीटों का भक्षण कर जीवन यापन करते हैं, जैसे क्राइसोपिड्स और कॉक्सिनिला। तीसरी अगर हम बात करें परजीवी कीट, ये कीट दूसरे कीटों से भोजन प्राप्त करते हैं, इन कीटों को परजीव्याव कहा जाता है, जैसे ट्राइकोग्रामा और इपिकॉर्निया। आगे हम बात करें चौथा फफूंद, जैसे ट्राइकोडर्मा। आगे हम बात करें जीवाणु, जैसे बैसिलस थुरेंजेसिस। आगे हम बात करें विषाणु, जैसे एनपीबी। तो ये थे अपने दूसरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपको वास्तव में समझ आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।